पपलाशपुर की सर्द शामों में जब कोहरे की चादर हर घर को अपनी आगोश में ले लेती थी, तब भी एक घर ऐसा था जहां गर्माहट की जगह घुटन महसूस होती थी। यह घर था विनय और प्रिया का। विनय, जिसका नाम सुनकर लोग कभी उसकी विनम्रता की तारीफ करते थे, अब एक कठोर, अपनी ही धुन में रहने वाला व्यक्ति बन गया था। उसकी आंखें अक्सर प्रिया के सामने एक खालीपन लिए होती थी, और उसके शब्द तीखे, चुभने वाले होते थे। प्रिया, कभी किसी झील के शांत जल सी दिखने वाली, अब एक मुरझाए हुए फूल सी थी, जिसकी पंखुड़ियां समय के थपेड़ों से झुलस चुकी थी। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे, और इन सालों में प्यार की जगह एक अनकहा बोझ उनके रिश्ते पर हावी हो गया था। सविनय का व्यवहार अचानक बदल गया था, और प्रिया को इसकी वजह कभी समझ नहीं आई। वह बस हर दिन उस अदृश्य दीवार से टकराती थी जो विनय ने उसके और अपने बीच खड़ी कर दी थी। विनय की रातें अक्सर बाहर बीतती थीं, और जब वह लौटता तो एक अजीब सी थकान और बेरुखी उसके चेहरे पर होती थी। एक दिन जब पलाशपुर का मेला लगा था, प्रिया अपने पड़ोसियों के साथ उसे देखने गई। भीड़-भाड़ के बीच उसकी नज़र एक परिचित आकृति पर पड़ी। वह विनय था, लेकिन उसके साथ कोई और था। एक औरत जो उसकी बाँह पकड़े हंस रही थी, और एक छोटा लड़का जो विनय की उंगली पकड़े उत्साह से झूल रहा था। प्रिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। यह दृश्य उसके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। विनय के चेहरे पर वह खुशी थी जो उसने सालों से नहीं देखी थी। वह खुशी जो प्रिया के हिस्से कभी नहीं आई थी। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल विनय जैसी थीं। वही चमक, वही शरारत। प्रिया ने भीड़ से हटकर एक पेड़ की ओट ले ली। उसके कानों में उस बच्चे की खिलखिलाहट गूंज रही थी, और उस औरत की आवाज जो किसी मधुर संगीत सी लग रही थी। वह वहीं खड़ी रही जब तक वे तीनों उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गए। घर आकर प्रिया कई दिनों तक गुमसुम रही। उसके मन में सवालों का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। कौन थी वह औरत और वह बच्चा? विनय की हर बेरुखी, हर देर रात वापसी का मतलब अब उसे साफ समझ आ रहा था। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था, क्रोध का, विश्वासघात का, और सबसे बढ़कर असीमित पीड़ा का। उसने विनय से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन विनय हमेशा की तरह टाल मटोल करता रहा। तुम कल्पना कर रही हो, प्रिया, वह कहता, उसकी आवाज में वही ठंडापन। मैं बस काम से बाहर था। पर प्रिया जानती थी। वह हर रात उस सपने से जागती जहां वह बच्चा विनय की गोद में हंस रहा होता। उसे अपनी पहचान, अपने अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। क्या उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिखावा थी? क्या विनय ने उसे कभी प्यार किया ही नहीं था? उसके भीतर का विश्वास टूटकर बिखर रहा था। कई हफ्तों के बाद प्रिया ने हिम्मत जुटाई। उसने उस औरत और बच्चे को खोजने का फैसला किया। अपलाशपुर छोटा शहर था, और अफवाहें हवा में तैरती रहती थीं। उसने धीरे धीरे लोगों से पूछताछ शुरू की, बिना किसी को संदेह हुए। एक बूढ़ी दुकानवाली ने बताया कि विनय अक्सर रामगढ़ के पास एक छोटे से गांव में आता जाता है। वह गांव पलाशपुर से कुछ दूर था, जहां की सड़कें कच्ची थीं और पेड़ घने थे। अगले दिन प्रिया ने एक बस पकड़ी और रामगढ़ की ओर निकल पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर मोड़ पर उसे डर लग रहा था, लेकिन एक अज्ञात शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। रामगढ़ पहुंचकर उसने रिक्शे वाले से उस गांव का नाम बताया, जिसे दुकान वाली ने बताया था। फूलपुर। फूलपुर नाम सुनकर ही उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। फूलपुर एक शांत, हरियाली से घिरा गांव था। यहाँ के घर मिट्टी और फूस के बने थे, और लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे। प्रिया ने एक घर के बाहर विनय की साइकिल देखी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह उस घर के पास गई, जहां एक औरत आंगन में कपड़े सुखा रही थी और एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। वह वही औरत और बच्चा था। प्रिया की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला।
उसने हिम्मत करके उस औरत से बात की। उसका नाम गीता था। गीता ने प्रिया को देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। जैसे ही प्रिया ने विनय का नाम लिया, गीता का रंग उड़ गया। धीरे धीरे गीता ने अपनी कहानी बताई। विनय और गीता की मुलाकात 5 साल पहले हुई थी, जब विनय एक काम के सिलसिले में फूलपुर आया था। गीता के पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह अकेली थी। विनय ने उसे सहारा दिया, उससे प्यार का इजहार किया और उससे शादी कर ली, यह बात छुपाते हुए कि वह पहले से शादीशुदा है। उनका एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि 4 साल का था और वह विनय का ही अंश था। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। विनय की दोहरी जिंदगी, उसका विश्वासघात और एक अनजान बच्चे का अस्तित्व, यह सब उसके लिए असहनीय था। उसने गीता को अपनी पहचान बताई और गीता की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों औरतें, जो एक ही व्यक्ति के धोखे का शिकार हुई थीं, अब एक दूसरे को समझने लगी थीं। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की, अपने दर्द को एक दूसरे के साथ बांटा। प्रिया को एहसास हुआ कि गीता भी उतनी ही पीड़ित थी जितनी वह खुद। विनय ने दोनों को अंधेरे में रखा था। प्रिया ने तय किया कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। उसने गीता से कहा, हमें विनय से बात करनी होगी। उसे इस झूठ का अंत करना होगा। गीता पहले तो हिचकिचाई, लेकिन प्रिया की दृढ़ता देखकर वह भी तैयार हो गई। जब विनय अगली बार फूलपुर आया, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी दोनों पत्नियां उसका इंतजार कर रही होंगी। घर का माहौल तनावपूर्ण था। प्रिया और गीता आमने सामने खड़ी थी और उनके पीछे रवि मासूमियत से खेल रहा था। विनय ने उन्हें देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कोशिश की बात को बदलने की, बहाने बनाने की, लेकिन प्रिया और गीता ने उसे बोलने नहीं दिया। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, कितने झूठ बोलोगे विनय, कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे। गीता ने रवि की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बच्चे का क्या कसूर है? इसे कब तक अपने पिता के प्यार से वंचित रखोगे? विनय चुप था, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसका झूठ, उसकी दोहरी जिंदगी अब सबके सामने थी। उस पल में विनय को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। उसने दोनों से माफी मांगी, रवि से भी। उसने स्वीकार किया कि उसने एक बड़ी गलती की थी और अब वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। कहानी का अंत किसी फिल्मी परिकल्पना जैसा नहीं हुआ। न तो प्रिया विनय को छोड़कर चली गई और न ही गीता ने उसे अपने जीवन से निकाल दिया। उन्होंने एक मुश्किल रास्ता चुना, सच का सामना करने का। प्रिया ने विनय को एक मौका दिया, इस शर्त पर कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगा और रवि को अपनाएगा। गीता भी रवि के बेहतर भविष्य के लिए विनय के साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार थी। पलाशपुर और फूलपुर के बीच की दूरी कम हो गई। विनय ने रवि को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया। प्रिया ने भी धीरे धीरे रवि को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया। उनके जीवन में सहजता नहीं आई, पर अब कम से कम ईमानदारी थी। सविनय को अपने किए का पश्चाताप था और उसने अपनी बाकी की जिंदगी में दोनों परिवारों को संतुलन में रखने का प्रयास किया। वसंत की एक दोपहर प्रिया और गीता रवि के साथ पलाशपुर के बगीचे में बैठी थी। सर्वी तितलियों के पीछे भाग रहा था और उसकी खिलखिलाहट पूरे बगीचे में गूंज रही थी। यह शायद एक परफेक्ट कहानी नहीं थी, लेकिन यह एक सच्चाई थी, दर्द से जन्मी पर अंततः प्रेम और स्वीकृति की ओर बढ़ती हुई।